नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज के सिवाय क्लासेस में। और हम नीट 2020 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में हम चेक कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे के सही आंसर लगा रहे थे। अब अगला नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। दे हैव DNA विद प्रोटीन कोड। तीसरा दिया हुआ, दे हैव फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड। चौथा दिया हुआ, दे हैव RNA विद प्रोटीन कोड। तो इसमें ये सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। इनके चारों तरफ RNA जो न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक अम्ल, इसके चारों ओर प्रोटीन कोड नहीं होता है, वायरॉइड्स कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें RNA नहीं होता है, केवल प्रोटीन कोट होता है, केवल प्रोटीन का कोट ही होता है, RNA नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? विरियॉन, उसे हम विरियॉन कहते हैं। ठीक है। और वायरस में प्रोटीन कोट और RNA दोनों ही होता है। RNA या DNA में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन कोट भी होता है। वायरॉइड में केवल RNA होता है, स्मॉल RNA होता है, फ्री RNA और प्रोटीन कोट इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है 35। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज डिजाइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ। तो किसके कंट्रोल के लिए साइन किया गया था? किसका कंट्रोल इसमें होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में? पहला दिया है ऑप्शन, इमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। दूसरा दिया ग्रीन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तीसरा है डिस्पोजल ऑफ ई वेस्टेज। और चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ या गैसेस जिनकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है और ओजोन का क्षय हो रहा है, उनका इमिशन के बारे में जो अध्ययन है कि का कंट्रोल जो होता है, का कंट्रोल करना किसके अंतर्गत है? कौन से प्रोटोकॉल के अंतर्गत? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहाँ भी आएगा तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है। और इसमें साइन पूछी जाती है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब दिया गया, कब साइन हुआ था? तो 1987 में हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 36। तो नेक्स्ट है 36। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल्स फास्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ citric acid cycle is। The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is 1 2 3 4 1 2 3 और 0। अब इसमें सही आंसर कौन सा है? पहला आंसर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम। या ओवुलेशन की जो क्रिया है, मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफिन फॉलिकल्स। द ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल से ओवुलेशन की जो ओवम के निकलने की प्रोसेस है, ओवुलेशन कहलाती है। इसमें कौन सा हार्मोन मदद करता है? कौन सा हार्मोन, जिस हार्मोन का लेवल कितना होना चाहिए, हाई या लो? क्या? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होना चाहिए। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, LH का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, FH का कंसंट्रेशन लो होना चाहिए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है। तो ये तो आप लोगों को चैप्टर पढ़ा था उसी में समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आए हैं इस बार 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सेलेक्ट करेक्ट मैच। सेलेक्ट करना है, करेक्ट मैच करने हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या ऑटोसोमल होता है? ऑटोसोमल डिसीज़ है क्या? गलत है। दूसरा दिया सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, क्रोमोसोम सेकंड। तो सेकंड क्रोमोसोम 11। तो इसमें ये कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है, बिल्कुल सही है। थैलेसीमिया जो रोग होता है एक्स लिंक्ड होता है
और हीमोफीलिया बाई लिंक्ड होता है, गलत है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है, बाई लिंक्ड नहीं होता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा? सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन। पहला ऑप्शन दिया हुआ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा दिया हुआ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है यूस्टेशियन ट्यूब और चौथा है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो कहाँ पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, आंतरिक लेयर, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, स्लो ब्लाइंडिंग इन एंटार्क्टिक रीजन इज़ ड्यू टू। तो एंटार्क्टिक रीजन में स्लो ब्लाइंडिंग किसकी वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू द हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन, तो इनकी वजह से होती है। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ डैमेज ऑफ रेटिना कॉज बाय द इंफ्रारेड रेज, चौथा दिया हुआ है फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड इन द आई बाई लो टेम्परेचर। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। डैमेज ऑफ द रेटिना ड्यू टू द इंफ्रारेड रेज वहाँ तक आएंगी क्या? अंटार्कटिक रीजन पे आएंगी, लेकिन उनकी वजह से नहीं होता है, नहीं आती, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर से आने नहीं देता है, ओजोन लेयर है हमारे पास। सेकंड है हाई रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्नो की लाइट रिफ्लेक्शन तो होता है, इस बार ठीक है, लेकिन जो कॉज है इसका कि स्लो ब्लाइंडनेस क्यों हो जाती है? क्योंकि द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू द हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हाई डोज के कारण, बहुत अधिक आने के कारण इन्फ्लेमेशन, कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्लो ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया 40 का। अब 41 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है गैलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एनाबीना एंड बॉलवॉक्स, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, तीसरा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो क्लोरेला भी यूनिसेलुलर होता है, एल्गी है, और स्पाइरुलिना भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो एनाटॉमिकल फीचर्स दी हुई हैं जो ट्रांसवर्स सेक्शन की हैं। पहला दिया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई बंडल शीथ। बंडल शीथ के से सराउंडेड लार्ज वैस्कुलर बंडल्स की संख्या है, सही है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल हैं और वो बंडल शीथ से सराउंडेड हैं, कैसा दिखाई देगा? दूसरा दिया हुआ है लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। तीसरा दिया हुआ वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, और चौथा दिया हुआ है फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। तो ये चार फीचर्स दिए गए हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स दिए गए हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। कैटेगरी को, प्लांट के कैटेगरी को और इसके पार्ट्स को बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोनोकोटाइलिनस रूट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डाइकोटाइलिनस रूट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डाइकोटाइलिनस रूट, दोनों में डाइकोटाइलिनस रूट दिया हुआ है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मोनोकोटाइलिनस स्टेम।
ठीक है, तो आप लोग दोबारा से देख लिए ऑप्शन मोनोकॉट रूट, दूसरा डाइकॉट स्टेम, तीसरा है डाइकॉट रूट और फिर चौथा है मोनोकॉट स्टेम। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो मोनोकॉट स्टेम होगा। तो मोनोकॉट स्टेम जो होते हैं, पहली बात तो जो स्कैटर्ड एंड वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल किस में होते हैं, मोनोकॉट में होते हैं। तो मोनोकॉट तो होगा ही होगा, डाइकॉट तो होगा ही नहीं। ठीक है, स्टेम और रूट की बात रहे, स्टेम और रूट उसके वैस्कुलर बंडल से पता चल जाता है कि कॉन्जॉइंट क्लोज्ड हैं तो कि स्टेम होगा। ठीक है, और रूट में तो वैसे भी पेरेन्काइमल टिश्यू जो होता है वो लार्ज पेरेन्काइमल टिश्यू होता ही नहीं है, ग्राउंड टिश्यू में ग्राउंड टिश्यू होता ही नहीं है, इसलिए रूट तो होगी नहीं, मोनोकॉट स्टेम होगा। तो इसका 42 का जो ऑप्शन आ गया वो 4th ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी विद डिड मेंडल सेलेक्ट पेयर्स एज पेयर्स which were similar except in one character with contrasting traits। तो इसका ऑप्शन है 14 कैरेक्टर्स को, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने चूज़ किया था। 1944 का देखिए, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन। तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस की जो जीवन फेज होती है उसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज एंड डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। तीसरा ऑप्शन दिया है न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो इसका सही ऑप्शन सेकंड है, ये सेल डिवीजन, सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसमें ग्रोथ होती है, जीवन जी से मतलब ही है ग्रोथ फेज, ग्रोथ होती है, और डज नॉट रेप्लिकेट इन डीएनए, डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है, जीवन फेज में केवल वो ग्रो करती है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाई विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिसार्डेल ऑफ शीप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बिकानेरियोज एंड मैरिनो रैम्स। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ म्यूटेशनल ब्रीडिंग, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा इन ब्रीडिंग, चौथा आउट क्रॉसिंग। तो इसका सही ऑप्शन हैगा क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग से बिकानेरी यूज एंड मैराइनो रैम्स का के बीच क्या क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई थी, तो जाके ये न्यू ब्रीड पैदा हुई थी हिसार्डेज। किसकी, शीप की है ये शीप की नई ब्रीड पैदा हुई थी हिसार्डेज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रेस्पेंस में रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। व्हेन, पहला ऑप्शन दिया हुआ व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। अगर रेडीमेड एंटीबॉडी डालें, जैसे हम घोड़े के अंदर एंटीबॉडी बना लें और उसको सीरम के रूप, उसका सीरम निकाल के एंटीबॉडी लेके और मनुष्य के अंदर डाल दें, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो क्विक होती है और फुल रेस्पॉन्स देती है। कि ये ऑप्शन सही है कि गलत है, ये देखना है स्टेटमेंट। नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर। मदर से कुछ एंटीबॉडी को रिसीव करता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। व्हेन द चौथा ऑप्शन दिया हुआ व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड, कोई से भी कैसा भी एंटीजन हो उसको एक्सपोज किया जाए, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी और एंटीबॉडी बनने लगती है। इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कि कोई एंटीजन हम देते हैं, डेड या लिविंग कैसा भी, हम एंटीजन को हम अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि टीके लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, उसमें करते हैं, तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनने लगती हैं उसको मारने के लिए। इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और बाहर से जो हम एंटीबॉडी लेते हैं उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है।
तो फीटस जो होता है वो भी मदर की बॉडी से बाहर अपने फीटस जो है मदर की बॉडी से एंटीबॉडी लेता है, ये भी पैसिव इम्यूनिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन जो सेकंड जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, अर्थात इसका सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। 47 का सही आंसर सेकंड होगा। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, नो, सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक पैरेंटोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1 इज़। तो इको R1 जो होता है कौन से साइड को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ जाकर उसे कट करता है। तो जिसका फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है GAATTC और CTTAAG, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि मैंने साइड में बना दिया है इसी का सही आंसर। जो इको R1 है उसमें जो कट रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम इको R1 जहाँ काटता है वो GA के बीच में काटता है, तो GA के बीच में से काटेगा, और दूसरी लाइन में जो 3-5 में जो दिए G' की तरफ काटेगा। तो इस तरह से वो स्टिकी एंड बनाता है। स्टिकी एंड कौन सा हो गया, CTTAA जो स्टिकी एंड है, उस ऊपर वाले में ATTC ये स्टिकी एंड है। तो स्टिकी एंड का निर्माण करता है इको R1 और GA के मध्य से ये कट करता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंस्टिट्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर ऑफ अ DNA डबल हेलिक्स इज अ टिपिकली मैमेलियन सेल इज 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, देन द लेंथ ऑफ द DNA इज एक्सप्रोमेटली। तो क्या होगा, 2.5 मीटर होगा, 2.2 मीटर होगा, 2.7 मीटर होगा, 2.0 मीटर होगा। इसका सही ऑप्शन है 2.2 मीटर होगा। देख लीजिए 0.34 की मल्टीप्लाई 6.6 से कर लीजिए तो 2.244 इस तरह से आएगा। तो 2.2 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.2 मीटर। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।